तो अब हम लोग एक न्यू चैप्टर डिजाइन का स्टार्ट करते हैं, वो है थ्रीडेड जॉइंट। ये पावर स्क्रू का ही एक तरह का समझिए एक हिस्सा है, उसी के सिलेबस में आती है। कि डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एलिमेंट के पार्ट्स को या मशीन के पार्ट्स को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, है ना। जिसमें हमारा जैसे कि रिवेट जॉइंट आता है, वेल्ड जॉइंट आता है, उसी तरह थ्रीडेड जॉइंट भी एक तरह का है, फास्टेनर है ना, जिससे हम लोग दो मैकेनिकल एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा थ्रीडेड जॉइंट। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग थ्रीडेड जॉइंट क्या है वो जानेंगे। थ्रीडेड जॉइंट में कौन कौन सा पार्ट्स जनरली इसमें यूज होता है, और या कौन कौन पार्ट्स इसमें लगा हुआ रहता है, वो पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके टाइप के बारे में जानेंगे। और फाइनली जो है इसके थ्रेड पर, चूंकि ये थ्रेडेड जॉइंट है, थ्रेड से ही जॉइंट करता है, तो फिर इसके फेल्योर कंडीशन को देखें कि किस किस तरह से थ्रेडेड जॉइंट जो है वो फेल करता है ना। उसको हम लोग डिजाइन से उस थ्रेडेड जॉइंट को सेफ करेंगे, है ना। और फिर इस तरह से इतना सेफ करेंगे कि ये हमारा एक लोड को, जिस पर्पस के लिए हम थ्रेडेड जॉइंट यूज कर रहे हैं, वो पर्पस हमारा फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले हम थ्रीडेड जॉइंट को डिफाइंड करते हैं कि थ्रीडेड जॉइंट किसको कहते हैं। तो कहते हैं इट इज सेपरेबल जॉइंट ऑफ टू और मोर मशीन पार्ट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ थ्रेड, है ना। थ्रेड जो कि हम लोग का सिंपल थ्रेडेड जॉइंट जो है, सिंपल सी चीज है, नट एंड बोल्ट। ये जो कि काफी पॉपुलर मैकेनिकल एलिमेंट है, नट और बोल्ट, और इसका हम लोग डेली लाइफ में काफी वाइडली यूज करते हैं। घर का छोटा से छोटा सामान से लेके हैवी हैवी मशीन का जो डिफरेंट मैकेनिकल पार्ट्स होता है, उसको हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लगभग जितने भी मशीन का पार्ट है, उसमें लगभग 60 to 70% जो अगर एलिमेंट्स का अगर ज्वाइंट जो है वो थ्रीडेड ज्वाइंट ही रहता है, यानी नट बोल्ट से ही ज्वाइंट करते हैं। कोई भी मशीन हो, आईसी इंजन हो, या फिर कोई भी हैवी कोई क्रेन हो, है ना, हाइड्रोलिक मशीन हो, सब में कहीं ना कहीं नट बोल्ट का काफी क्या है, यूज है। और यही नट बोल्ट का जो ज्वाइंट है वो थ्रीडेड ज्वाइंट ही है। तो इसका इतना पॉपुलर होने का सबसे जो खास बात है कि ये एक तरह का सेपरेबल ज्वाइंट है। सेपरेबल ज्वाइंट कहने का मतलब हो गया कि मतलब जब दो पार्ट को हम ज्वाइंट करते हैं, तब हम नट बोल्ट को एक दूसरे के ऊपर फास्टन करके ज्वाइंट कर देते हैं। और फिर जब हमको जरूरत ऐसा पड़ जाती है कि हम उस दोनों मैकेनिकल एलिमेंट जिसको हम थ्रीडेड जॉइंट से जॉइंट किए हैं, उसको अगर हमें अलग करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम यहाँ से नट और बोल्ट को आसानी से, हम इसका जो टूल्स होता है ना, स्पैनर से उसके नट को खोल देते हैं, बोल्ट को होल से निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं कि जो दोनों मैकेनिकल पार्ट्स जो है वो हमारा फिर से अलग हो जाता है। और ये चीज काफी नेसेसरी है, खास करके रिपेयरिंग के लिए। क्योंकि मान लीजिए कोई भी मैं मशीन है, एक मशीन में ढेर सारा एलिमेंट्स होता है, और सब एलिमेंट्स को जब हम एक जगह ज्वाइंट कर देते हैं, तब जाकर के ये पूरा मशीन तैयार होता है, और तब जाकर के हमारा इनपुट एनर्जी वहाँ आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो कभी कभी मशीन जो है, अगर कोई भी एक पार्ट या कोई एक एलिमेंट खराब हो जाती है मशीन का, तो हमें उस पार्ट के रिपेयरिंग का जरूरत होता है। तो अगर वहां पर अगर जो वो एलिमेंट थ्रीडेड जॉइंट से अगर जॉइंट है, तब हम सिंपल सा स्पैनर टूल लेते हैं और नट को खोल देते हैं, और वो हम दोनों ही एलिमेंट्स को सेपरेट करके फिर रिपेयरिंग करके और फिर उसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, है ना। तो ये एक तरह का टेम्पररी ज्वाइंट है। ये क्या है, टेम्पररी ज्वाइंट है। जबकि ज्वाइंट और भी होता है, जैसे रिवेटेड ज्वाइंट होता है, वेल्डेड ज्वाइंट होता है ना, कॉटर ज्वाइंट होता है, और भी बहुत सारा नक्कल ज्वाइंट होता है। तो कई सारा ज्वाइंट है। उसमें रिवेट और वेल्डेड ये दोनों ऐसा ज्वाइंट है जो परमानेंट टाइप का है। परमानेंट मतलब ये हो गया कि इन दोनों से जो भी एलिमेंट ज्वाइंटेड होगा, उसको जब अगर हमको सेपरेट करने की जरूरत होगी,
तो वहां पर हमें उस ज्वाइंट को ब्रेक करना होगा। जब तक हम उस ज्वाइंट को तोड़ेंगे नहीं, है ना, तब तक वो अलग नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा डैमेज होता है। ये ज्वाइंट जो है जब डैमेज किए बिना सेपरेट करना संभव नहीं है, लेकिन थ्रेडेड ज्वाइंट में जो है बिना डैमेज किए हुए, ना तो उसमें हमारा जो ज्वाइंट एलिमेंट है नट बोल्ट, ना तो उसकी कोई ज्यादा हानि होती है, और ना ही हमारा जो मैकेनिकल पार्ट जो ज्वाइंट है उसकी ज्यादा क्षति होती है। तो इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्रेडेड ज्वाइंट में कह रहा है कि जो थ्रेड होता है, थ्रेड जो कि एक सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर एक हेलिकल ग्रुप्स कटा हुआ रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। तो थ्रेड जो है इस नट और बोल्ट का बेसिक एलिमेंट है, जो ये ज्वाइंट में हिस्सा लेता है। और ये थ्रेड जो होती है फॉर्म्ड बाय द कटिंग ए हेलिकल ग्रूव। थ्रेड जो है हम किसी सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर जो थ्रेड कटिंग मशीन होता है, लेथ पे भी कटती है, मिलिंग मशीन पे भी कटता है ना। थ्रेड काटने के लिए डाई डाई एक होता है, उससे भी थ्रेड काटा जाता है। तो कई तरह के हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे हम थ्रेड की फॉर्मेशन करते हैं। तो थ्रेड किसी सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर हम हेलिकल ग्रूव के रूप में क्या करते हैं, उसके सरफेस पर कटिंग करते हैं, तो वही हमारा थ्रेड कहलाता है। और इसी थ्रेड में हम अपने नट को जो है ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि ये थ्रेड जो होता है बोथ नट एंड बोल्ट दोनों के ऊपर किया हुआ रहता है। और ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मेश करती है, तो दोनों ही नट और बोल्ट के थ्रेड के बीच का जो वेज एक्शन है, वेज एक्शन मतलब दोनों के बीच टाइटेनिंग के कारण वहाँ फ्रिक्शन हाई हो जाती है, और वो उसको स्लिप होने से बचाता है, और ज्वाइंट जो है वो हमारा काफी स्ट्रांग बन जाती है। ठीक है, तो ये है थ्रेडेड ज्वाइंट का डेफिनेशन। अब हम चलते हैं एडवांटेज पर। थ्रेडेड ज्वाइंट के कई सारे एडवांटेज है। जैसे पहला एडवांटेज है कि थ्रेडेड ज्वाइंट से जिस भी पार्ट को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही थ्रेड में नट बोल्ट होता है, ये दोनों नट का थ्रेड और बोल्ट का थ्रेड एक दूसरे को वेज एक्शन से क्या करता है, हेल्ड कर लेता है। ठीक है, बता दिए जैसा डेफिनेशन। वेज एक्शन क्या है, तो कोई भी चीज को ज्यादा टाइट से अगर हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, या दोनों के बीच में काफी टाइटली कांटेक्ट है, तो वहां पर नॉर्मल फोर्स काफी बढ़ जाती है, और इस कारण से वहां फ्रिक्शन काफी हाई हो जाता है, जो उसको स्लिप करने से बचाता है। तो यहाँ पर वही एक्शन हमारा वेज एक्शन कहलाता है। तो ये थ्रेड ज्वाइंट भी वेज एक्शन से हेल्ड करता है, जिस कारण से जो क्लैंपिंग फोर्स होती है, मतलब जिस दो पार्ट को वो हेल्ड किए हुए हैं, उस दोनों के बीच का जो टाइटेनिंग फोर्स या क्लैंपिंग फोर्स है वो काफी हाई होती है। तो ये ज्वाइंट उसको फिर क्या होता है कि दोनों एलिमेंट को परफेक्टली अपने प्लेस पर बनाए रखता है, उसको इधर उधर हिलने डुलने नहीं देता है। तो एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि दिस जॉइंट हैव ए स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें थ्रेडेड पार्ट होता है नट और बोल्ट दोनों के ऊपर, जो कि एक स्मॉल सा कंस्ट्रक्शन होता है। थ्रेड क्या है, बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन है सिलिंड्रिकल रड के ऊपर। तो स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन होने के कारण इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है, और ये साइज को भी रिड्यूस कर देता है ना। यानी कि छोटा छोटा नट बोल्ट या छोटा छोटा स्क्रू जो है वो हैवी हैवी पार्ट को ज्वाइंट कर देता है, और इतना टाइट ज्वाइंट कर देता है कि उसको एक जरा सा भी हिलने नहीं देता है। थर्ड एडवांटेज है कि इस थ्रेड के पास सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। जो भी नट बोल्ट में हम लोग जनरली थ्रेड यूज करते हैं, एक थ्रेड पावर स्क्रू में भी यूज होता था, लेकिन पावर स्क्रू में थ्रेड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, और उसका हेलिकल एंगल भी बड़ा या छोटा भी हो सकता है। ज्यादा बड़ा हेलिकल एंगल हो गया तो वहां पर ओवरहॉलिंग जैसा भी गुण आती थी, है ना।
लेकिन जनरली थ्रेडेड ज्वाइंट का जो थ्रेड होता है उसके पास सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लॉकिंग कहने का मतलब जिस भी पोजीशन के ऊपर हम ज्वाइंट करके छोड़ देंगे वो उसी पोजीशन में रह जाएगा, वो खुद से अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिस पार्ट को अगर हम ज्वाइंट करते हैं, चाहे वो पार्ट हमारा वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो या इंक्लाइंड हो, किसी भी पोजीशन में अगर हमारा दो एलिमेंट्स है और उसको हम थ्रेडेड ज्वाइंट से ज्वाइंट करते हैं तो वो उसी प्लेस पे या उसी पोजीशन में जो है वो रह जाएगा। वो सेल्फ लॉकिंग गुण होता है, वो खुद से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। इसीलिए बोल्टेड ज्वाइंट को हम किसी एंगल पे भी हम ज्वाइंट कर देते हैं। जैसे कोई दो एलिमेंट झुका हुआ है, यहाँ पर दो एलिमेंट झुका हुआ है, इस एंगल पे भी यहाँ पर नट बोल्ट लगा देंगे तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट को इसी पोजीशन पे बनाए रखेगा। इस पर इम्पैक्ट भी कम पड़ता है। चौथा हो गया इसका कि जो थ्रेडेड फास्टेनर है ये इकोनॉमिकल इन मैन्युफैक्चर होता है। ये इकोनॉमी जो है इसका मतलब सस्ता होता है। हम लोग देखते हैं कि मतलब बहुत कम रुपए में नट बोल्ट मिल जाती है और इसका सब इकोनॉमिकली होता है कि जैसे हम लोग सिंपल सा थ्रेड काटने वाला डाई होता है, हम लोग सिंपल एक सिलिंड्रिकल रड लेते हैं और उस एक डाई मशीन होता है थ्रेड काटने वाला, इस डाई में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और डाई को घुमा देते हैं तो देखते हैं इसके ऊपर थ्रेड कट गया। या फिर हमारे पास आजकल ऑटोमेटिकली इतना सारा मशीन आ चुका है जो बहुत कम समय में और बहुत अच्छा से थ्रेड जो है वो काट देता है। तो ये इकोनॉमिकल होता है मैन्युफैक्चर में। हाँ, लेकिन इसका जो थ्रेड होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर थ्रेड का डिजाइन थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो मतलब या तो नट उसमें सेट नहीं करेगा या हमारा जो बोल्ट है वो बोल्ट नहीं सेट कर पाएगा। तो नट बोल्ट दोनों का ही थ्रेड का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, तभी जो है तो वो एक दूसरे में अच्छे से मेश कर पाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इट कैन बी डिटैच्ड विदाउट डैमेज। बिना डैमेज किए हुए इस जॉइंट को हम जब चाहें तब डिटैच कर सकते हैं, जब चाहें तब फिर जॉइंट बना सकते हैं और जब चाहे तब उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हमको कोई खास डैमेज नहीं होता है। हाँ, हालांकि अब नट बोल्ट है, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स मतलब बहुत बार अगर खोलेंगे लगाएंगे तो हो सकता है थ्रेड के बीच, चूंकि थ्रेड जब भी ज्वाइंट होगा या खुलेगा तो ये एक दूसरे के ऊपर रबिंग करते हुए आती है, यानी डिटैच होता है। जब भी नट खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसको नट को रोटेट करवाते हैं तो थ्रेड के बीच में घर्षण होता है, धीरे धीरे थ्रेड घिस जाती है, बार बार खोलने और लगाने से थ्रेड घिस जाता है। लेकिन किसी एक इंस्टेंटली टाइम में हम बोलेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि बिना डैमेज किए हुए उसको हम डिटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि थ्रेडेड फास्टेनर आर स्टैंडर्डाइज्ड। ये इसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि थ्रेड मतलब नट बोल्ट में भी नंबर होता है ना, कि इतना नंबर का नट बोल्ट चाहिए, इतना नंबर का ये चाहिए, है ना। वो एक कोई भी एक नट जो है वो एक एक अपने कॉम्बिनेशन वाला बोल्ट से ही वो मेश करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का नट 12 नंबर के बोल्ट में एडजस्ट कर लेगा, वो ऐसा बात नहीं है। तो इसको स्टैंडर्डाइज्ड मतलब ये इसका संभव है, इस कारण से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग अलग साइज में थ्रेडेड ज्वाइंट को हम क्लासिफाइड कर देते हैं। और जिस तरह का हमारे पास एप्लीकेशन होता है, हैवी एप्लीकेशन में हम लोग काफी हैवी नट बोल्ट डालते हैं और जहां पर छोटा सा लाइट एप्लीकेशन है तो लाइट डालते हैं। तो जैसा ऑपरेटिंग कंडीशन और एप्लीकेशन होता है उसके आधार पर हम थ्रेड फास्टेनर का स्टैंडर्डाइज करते हैं और उस तरह का ही नट बोल्ट को हम वहां यूज करते हैं। तो ये कुल मिला के ये सब क्या था, थ्रेडेड ज्वाइंट का एडवांटेज था। तो इसके पास एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि थ्रेड ज्वाइंट में को जहां भी थ्रेड ज्वाइंट अगर हमको करना होगा तो वहां पर इसको होल, वो मशीन पार्ट में होल की आवश्यकता होती है। जैसे ये दो प्लेट को अगर हम लोग थ्रेड ज्वाइंट से अगर हम लोग
नट बोल्ट से ज्वाइंट करेंगे तो पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों ही पार्ट में एक होल बनाना होगा यहाँ पर, ताकि होल रहेगा तभी जाकर के ये बोल्ट जो है ये आर पार कर पाएगा, है ना। देखिए नट मतलब बोल्ट और स्क्रू में क्या अंतर होता है, बहुत सारा कॉमन चीज है, सुनने को मिलता है, कभी हम स्क्रू बोल देते हैं, कभी बोल्ट बोल देते हैं। तो बोल्ट में होता क्या है कि बोल्ट के एक साइड में थ्रेड होता है और दूसरा इंड पर उस एक साइड पर उसका हेड होता है, एक साइड को हम लोग हेड कहते हैं। जैसे अगला हम फिगर में दिखाए हैं, यहाँ पर देखिए कि ये एक तरह का बोल्ट है, ये क्या है, बोल्ट है। तो बोल्ट के एक इंड पर जो है हेड होता है और जबकि दूसरा इंड पर थ्रेड कटा हुआ रहता है, और इस थ्रेड के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, नट को लगाते हैं, ये बोल्ट कहलाता है। और यहाँ पर थ्रेड पार्ट में जो लगाते हैं वो नट होता है। बोल्ट का ये शैंक पार्ट कहलाता है, शैंक पार्ट पर कोई थ्रेड नहीं होता है। अगर हम स्क्रू की बात करें तो स्क्रू में जो है लगभग होल सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर क्या होता है, थ्रेड होता है ना। और स्क्रू में जनरली हमारा नट का यूज नहीं होता है, स्क्रू को डायरेक्ट हम लोग किसी मैकेनिकल पार्ट के अंदर ही थ्रेड बनाया हुआ रहता है और स्क्रू को हम लोग डायरेक्ट उसी में उसी के थ्रेड में क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। स्क्रू में अलग से नट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है बोल्ट और स्क्रू में। बाकी हर चीज सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, है ना। अब उसमें भी थ्रेड होता है, इसमें भी थ्रेड होता है, उसमें भी हेड होता है, इसमें भी हेड होता है ना। तो ये चीज हो गया। तो अब यहाँ डिसएडवांटेज बता रहे थे कि थ्रेडेड जॉइंट को जहां भी हम यूज करते हैं तो वहां पर उसको जरूरत होता है कि वो मशीन पार्ट में हमें होल करने का जरूरत पड़ जाती है। मैं जब तक मैं उस पार्ट में होल नहीं रहेगा बोल्ट जो है आर पार नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हमको ज्वाइंट बनाना है तो होल बनाना होगा मैकेनिकल पार्ट में। और ये हम जैसे जानते हैं कि कोई भी मैकेनिकल पार्ट में अगर होल बना दिए तो वहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की मान जो है उस पार्ट में इंक्रीज कर जाता है। इस कारण से जो फटिग फेल्योर का चांस है, अगर ऐसे पार्ट का एप्लीकेशन की भी हैवी किसी हैवी लोड को कैरी करने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो उस मैकेनिकल पार्ट में जो होल बनाया हुआ है, जो थ्रेड जॉइंट के लिए हम होल क्रिएट किए थे, उस होल के नियर यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इसकी फटिग फेल्योर का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह का क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि जब जहां भी अब हमको ज्वाइंट बनाना पड़ा वहां पर अब बिना होल का ये ज्वाइंट होगा ही नहीं। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है, वेल्डिंग में हम बिना होल किए हुए ही हम लोग सिंपल सा दोनों पार्ट को लाते हैं और ये दोनों कांटेक्ट में लाके यहाँ पर दोनों को वेल्ड कर देते हैं। तो इसमें होल हम क्रिएट नहीं किए, तो होल क्रिएट नहीं किए तो इसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से ये जो पार्ट है वो हमारा बच गया। दूसरा डिसएडवांटेज हम बोलेंगे कि थ्रेडेड जॉइंट जो है ये अगर कोई वो जिस मैकेनिकल पार्ट को हम थ्रेड जॉइंट से फास्टेनिंग कर रहे हैं यानी जॉइंट कर रहे हैं, अगर वो मैकेनिकल पार्ट अंडर वाइब्रेशन है तो धीरे धीरे थ्रेड जॉइंट जो है वो लूज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब बड़ा बड़ा मशीन का वर्कशॉप में जो मशीन होता है वो मशीन को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर बेसमेंट के साथ जो इंस्टॉल किया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि नट बोल्ट से क्या कर दिया जाता है, इंस्टॉल करते वक्त इसको ज्वाइंट कर दिया जाता है ना। तो अब ये मशीन अगर रनिंग कंडीशन में है तो हम देखते हैं कि वो हमेशा जो है इस बेसमेंट के ऊपर वाइब्रेशन में रहता है, ये पूरा वाइब्रेशन में रहता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ देर समय के बाद ये जो नट बोल्ट है वो ढीला हो जाता है अपने आप, जबकि हम इसमें टूल भी नहीं यूज किए थे ना हम लोग उसको लूज किए थे, वो खुद से लूज हो गया, है ना। इसीलिए फिर टाइम टू टाइम इसको हमको क्या करना पड़ता है, टाइट करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार टाइट कर दिए और फिर ये हो गया सब दिन के लिए फिक्स हो गया, वो ऐसा नहीं होता है। अगर थ्रेड जॉइंट यूज कर रहे हैं और वो पार्ट अगर वाइब्रेशन में है
तो ये नट और बोल्ट का जो ज्वाइंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लूज पड़ जाता है। तो ये भी एक क्या है, थ्रेडेड ज्वाइंट का डिसएडवांटेज है। तो ये दो बेसिक डिसएडवांटेज हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो थ्रेडेड ज्वाइंट में जनरली 3 पार्ट होता है। कितना? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए थ्रेडेड फास्टेनिंग। थ्रेडेड फास्टेनिंग में 3 पार्ट होता है। पहला है स्क्रू या बोल्ट, दोनों का है बेसिक डिफरेंस समझा ही दिए। स्क्रू जो है वैसे मतलब इसमें सिलिंड्रिकल रड होता है, इसके ऊपर भी एक साइड में हेड होता है और दूसरा साइड में इसमें नट का यूज नहीं होता है, नो नट, इसमें कोई नट नहीं होता है। स्क्रू का सिंपली हम लोग जो है जिस पार्ट में हम लगा रहे हैं उसी पार्ट में ही थ्रेड किया हुआ रहता है और उसी में हम लोग स्क्रू डाल के टाइट कर देते हैं। या फिर अलग से नट भी लगता है तो वो एक छोटा सा नट होता है, या फिर वैसा नट भी हमारा कहीं ना कहीं वर्किंग पार्ट ही होता है। और इसमें एक चीज और है कि पूरे के पूरे सिलिंड्रिकल पार्ट पर लगभग जो है थ्रेड बना हुआ रहता है। अब बोल्ट में क्या है कि एक इंड पर हेड होता है, दूसरा इंड पर थ्रेड होता है, उसके बीच का हिस्सा जो है वो खाली होता है, इस पर कोई भी थ्रेड नहीं रहता है। तो इसमें 3 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट हो गया स्क्रू या बोल्ट हो गया, दूसरा पार्ट इसका नट हो गया और तीसरा पार्ट जो है वाशर। वाशर का भी नाम सुने होंगे कि जहाँ कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दो मैकेनिकल पार्ट को हम ज्वाइंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोल्ट को लगाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी वाशर दोनों साइड भी लगा दिया जाता है। वाशर एक तरह का, जिसको हम लोग देहाती भाषा में गद्दी बोलते हैं, इस तरह का एक डिस्क टाइप का है ना, ज्यादा थिक भी नहीं, एक डिस्क टाइप का होता है ना। नट लगाने से पहले हम लोग इसको जो है यहाँ पर डाल देते हैं, तब इसके ऊपर जो है तो नट लगा देते हैं, या फिर इसको हम लोग इधर हेड साइड भी लगा देते हैं, है ना। और ताकि ये हम ये जो वाशर लगाने का जो हमारा सबसे मेन पर्पस होता है कि बियरिंग एरिया को बढ़ाना, बियरिंग एरिया को बढ़ाना। क्योंकि ये जो दो पार्ट को हम ज्वाइंट कर रहे हैं यहाँ पर एक, ये दो मैकेनिकल पार्ट को ज्वाइंट कर रहे हैं, अगर हमारा इसको हम डायरेक्ट नट और बोल्ट दो ही चीज यूज करेंगे तो नट का जो ओवरऑल जो डायमीटर होता है ये छोटा होता है, ये नट का छोटा हो गया, नट लगाएंगे तो ये इतना छोटा सा एरिया में ही ये क्या होगा, यहाँ लग जाएगा, ये इस एरिया में ही लग जाएगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा टाइट ज्वाइंट है तो जो मैकेनिकल पार्ट का जो हिस्सा नट के साथ कांटेक्ट में है, ये नट जो है उस सरफेस को डैमेज कर देगा, यानी मैकेनिकल पार्ट के सरफेस को डैमेज कर देता है, ठीक है। और वही चीज अगर हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग वाशर लगा दे, यानी कि यहाँ पर दो पार्ट को ज्वाइंट कर रहे हैं और इसमें हम बोल्ट को लगाए, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक वाशर लगा दिए, यहाँ पर एक वाशर लगा दिए, तो देखिए इसका बियरिंग एरिया अब इतना ज्यादा हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नट लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर नट का कांटेक्ट जो है वो वाशर से है, और वाशर का कांटेक्ट फिर मैकेनिकल पार्ट से है। तो मैकेनिकल पार्ट तो चूंकि ये एक एक्सपेंसिव पार्ट होता है, ठीक है, नट बोल्ट तो एक मतलब सस्ता पार्ट होता है ना। तो अगर नट बोल्ट खराब भी हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिकल पार्ट खराब हो गया तो मैकेनिकल पार्ट चेंज करने में काफी कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर नट का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो वाशर के साथ है, तो ये हम जब भी नट को टाइट करेंगे तो ये वाशर के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और वाशर का सरफेस एरिया ज्यादा है, ये वाशर का सरफेस एरिया यानी पूरा जो इसका फोर्स है ये टोटल सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इससे बियरिंग एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इससे हमारा मैकेनिकल पार्ट जो है ये पार्ट ये दोनों डैमेज होने से ये बच जाता है। तो वो वाशर है। वाशर का और भी फंक्शन है कि ये
मतलब लोड को पूरा लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद है कि क्लैंप पार्ट को डैमेज होने से बचा देता है ना। बियरिंग सरफेस को बढ़ा देता है। तो और ये नट और बोल्ट के असेंबली में भी ये मदद करता है। मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट को हम ज्वाइंट कर रहे हैं जिसके ऊपर नट जो है सो सटीक नहीं बैठ रहा है, तो वाशर लगा देने से वाशर पर के ऊपर नट जो है आसानी से बैठ जाता है और वो काफी अच्छा से टाइट हो जाता है। तो वाशर या हेड साइड भी लगा देते हैं, है ना, क्योंकि टाइट करेंगे तो हेड भी नीचे की ओर प्रेस करेगा और ये भी ऊपर की ओर, बोल्ट नट भी ऊपर की ओर प्रेस करेगा और दोनों ही मैकेनिकल पार्ट टाइट होगा। तो वाशर इधर भी लगा देते हैं कि इसका भी हेड जो है न, बोल्ट का हेड इस मैकेनिकल पार्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, डैमेज नहीं करेगा। तो ये वाशर का बेसिक फंक्शन होता है। तो ये इसका यूज करते भी है, नहीं भी करते हैं, जरूरत होता है कर लेते हैं तो मैकेनिकल पार्ट थोड़ा सुरक्षित हो जाता है, नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ये डैमेज का होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ बोल्ट। बोल्ट का टाइप कौन कौन तरह का जनरली बोल्ट होता है। तो सबसे पहला है थ्रू बोल्ट। थ्रू बोल्ट किसको कहते हैं, तो ऐसा बोल्ट जिसके एक एंड पर क्या हो, हेड हो, और दूसरा एंड पर थ्रेड हो, ठीक है, और दूसरा एंड के ऊपर हम लोग नट को लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो बोल्ट ही हमारा क्या कहलाता है, थ्रू बोल्ट। जो सिंपल सा हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, या मैकेनिकल पार्ट्स को ज्वाइंट करने में, ये थ्रू बोल्ट जो है काफी वाइडली यूजेबल है। इस तरह के बोल्ट हम कई जगह लगा हुआ देखते हैं, जिसके एक एंड पर हेड होता है, दूसरा एंड पर थ्रेड होता है, और बीच में शैंक पार्ट होता है। जिस मैकेनिकल एलिमेंट को हमको फास्टेनिंग करना है वो शैंक का हिस्सा उस मैकेनिकल एलिमेंट में होता है, ये शैंक का हिस्सा उस मैकेनिकल एलिमेंट में होता है, और थ्रेड के ऊपर यहाँ पर नट लगा हुआ, ये नट है। तो ये इस तरह का बोल्ट थ्रू बोल्ट कहलाता है। दूसरा टाइप का बोल्ट होता है टैप बोल्ट। तो टैप बोल्ट में ऐसा बोल्ट होता है जिसमें नो यूज ऑफ नट, इसमें अलग से नट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें होता क्या है कि हम जिस दो एलिमेंट को हम फास्टेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, फास्टेनिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस एलिमेंट में जो होल बना हुआ है, इसमें चूंकि बोल्ट को लगाने के होल बनाना पड़ेगा, तो इस एलिमेंट में होल बना हुआ है और इसी होल में जो है थ्रेड भी कट बना हुआ है। इस होल में ही क्या बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि हम लोग सिंपल सा यहाँ पर बोल्ट को लाएंगे, है ना, और बोल्ट के ऊपर भी थ्रेड बना हुआ है, और इस बोल्ट को हम लोग डायरेक्ट इसी मैकेनिकल पार्ट के अंदर ही क्या कर देते हैं, फास्टेनिंग कर देते हैं। कहने का मतलब हो गया कि टैप बोल्ट में अलग से नट नहीं लगता है, बल्कि जिस मैकेनिकल पार्ट को हम ज्वाइंट करते हैं उस मैकेनिकल पार्ट में ही, या तो दोनों पार्ट में, या नहीं तो सिंपल जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी अगर एक में भी थ्रेड रहेगा, तो हम इस बोल्ट को यहाँ पर लाते हैं और इस मैकेनिकल पार्ट के अंदर जो होल बना हुआ है उसी होल में थ्रेड भी कटा हुआ है, तो उसी में जा करके बोल्ट को टाइट कर देते हैं। तो इस तरह का जो बोल्ट होता है उसको टैप बोल्ट कहते हैं। तीसरा जो बोल्ट का टाइप है वो है स्टड। स्टड क्या है, तो स्टड भी एक तरह का सिलिंड्रिकल रॉड होता है और इसमें हेड नहीं होता है। स्टड में हेड नहीं होता है, इसके दोनों ही एंड पर थ्रेड होता है। इसके थ्रेड जो होता है बोथ एंड पर, है ना। ये काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी और सेमेस्टर एग्जाम में भी। स्टड क्या है, तो स्टड एक ऐसा मतलब फास्टेनिंग डिवाइस है जिसके सिलिंड्रिकल रॉड के दोनों साइड में जो है थ्रेड होता है। अभी तक जो बाकी दो जो पड़े थ्रू बोल्ट टैप बोल्ट, इसके एक ही साइड में थ्रेड होता था, दूसरा साइड में हेड होता था। इसमें हेड होता ही नहीं है, दोनों ही साइड में थ्रेड ही होता है। और इसका जो यूज जो हम करते हैं ज्वाइंट के लिए, तो इसका एक एंड जो है वो हमारा जिस पार्ट को ज्वाइंट कर रहे हैं उस पार्ट में ही
थ्रेड बना हुआ है और उसी में हम उसको टैप्ड कर देते हैं, यानी कि वन एंड ऑफ द स्टड इज स्क्रूड इनटू द टैप्ड होल, यानी जिस मैकेनिकल एलिमेंट या जो भी एक कनेक्टिंग पार्ट है उसके उसी के होल में थ्रेड बना हुआ है, तो स्टड का एक एंड जो है उसी पार्ट में ही हम क्या कर देते हैं, स्क्रू कर देते हैं, और जबकि दूसरा एंड पर इसमें नट लगा देते हैं, तो वो पार्ट क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। तो जिसके दोनों साइड में मतलब हो, थ्रेड हो, उसको हम लोग कहते हैं स्टड्स। तो ये भी एक तरह का क्या है, बोल्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है का बोल्ट है। इसके अलावा भी कुछ और है जिसको देख लीजिए कि जैसे एक और होता है कैप स्क्रू। ठीक है, यहाँ पर है कैप स्क्रू। तो जैसा कि हम यहाँ पर टैप बोल्ट के बारे में बताएं, टैप बोल्ट के बारे में, कि इसमें एक साइड तो हेड होता है और दूसरा साइड थ्रेड तो होता है, लेकिन इसमें कोई नट नहीं लगाते हैं, बल्कि जिस पार्ट को ज्वाइंट करते हैं उसी के होल में थ्रेड बना हुआ रहता है और उसी में हम स्क्रू कर देते हैं। तो कैप स्क्रू भी टैप बोल्ट की तरह ही है, लेकिन बस इसका साइज क्या है, छोटा है। स्मॉल साइज का जो टैप बोल्ट होगा, छोटा साइज का, उसको कैप स्क्रू कहते हैं और कुछ भी नहीं है। मशीन स्क्रू जो है नेक्स्ट है। मशीन स्क्रू में क्या रहता है कि ये कैप स्क्रू के तरह ही होता है। मशीन स्क्रू भी क्या है, कैप स्क्रू, मतलब छोटा साइज का टैप बोल्ट हुआ, और इसके हेड में जो है यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ रहता है, ताकि जो स्क्रू ड्राइवर हम लोग जहाँ पे लगा के टाइट करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि सबके हेड में क्या है, स्लॉट कटा हुआ है ना। तो इसमें नहीं स्लॉट बना हुआ है, इसमें हाँ यहाँ पर टॉप व्यू में दिखाया स्लॉट, यहाँ भी बनाया हुआ है। कई तरह का स्लॉट होता है, देखिए इस तरह का, इस तरह का, है ना, कई तरह का हम लोग मार्केट में देखते हैं स्लॉट कटा हुआ। तो इस सब तरह का जो स्क्रू होता है उसको ही हम लोग मशीन स्क्रू कहते हैं। और एक और होता है सेट स्क्रू। सेट स्क्रू में होता क्या है कि ये बिल्कुल ये भी हमारा मशीन स्क्रू या कैप स्क्रू की तरह ही होता है, लेकिन इसके एंड पर ये थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पर एक फ्लैट पार्ट निकला हुआ है, यहाँ पर एक राउंडेड पार्ट टाइप का निकला हुआ, और यहाँ पर एक कोनिकल पार्ट टाइप का निकला हुआ है। इस तरह का इंड पर कुछ ऐसा बना हुआ रहता है डिजाइन। और इसका सबसे जो मेन काम है कि ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बस इसके इसमें एक पॉइंट को हम यहीं पर नोट कर लेंगे और याद रखेंगे कि सेट स्क्रू का यूज जो है, इसमें एक ही क्वेश्चन यही पूछता ही है, पूछ देगा कि कौन सा स्क्रू है जिसका यूज हम लोग रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए करते हैं, तो सेट स्क्रू। ये होता क्या है कि ये जो पॉइंटेड पार्ट है, हम लोग जैसे कि जो भी मैकेनिकल एलिमेंट है, इसको ये पॉइंटेड पार्ट इस मैकेनिकल एलिमेंट के टच में होता है, और यहाँ पर ये मैकेनिकल एलिमेंट जो है उतना ग्राउंडेड रहता है, यानी कि आगे ये आगे नहीं जा सकता है। अब अगर हम इस स्क्रू को टाइट करते हैं, तो ये स्क्रू एक्सियल मोशन के कारण ये इस प्लेट को क्या करेगा, नीचे की ओर प्रेस करेगा, और नीचे तो हमारा पूरी तरह ग्राउंडेड है या फिक्स है, ये आगे जाएगा नहीं। तो ये जो कोनिकल पार्ट है, ये इसको प्लेट को अपने जगह पे प्रेस करके रखेगा, नीचे की ओर प्रेस करके रखेगा, है ना। तो इस कारण से इसका कोई रिलेटिव मोशन जो है वो प्रिवेंट रहता है, किसी भी तरह का ये रिलेटिव मोशन नहीं कर पाता है। तो वो हमारा हो गया सेट स्क्रू। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा टाइप्स ऑफ बोल्ट में ही, और कुछ सेट स्क्रू भी था, कैप स्क्रू भी था, मशीन स्क्रू भी था। अब हम लोग इसमें आते हैं, कुछ थ्रेड है, कुछ थ्रेड हम लोग पावर स्क्रू में पढ़ भी लिए हैं, और कुछ और यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें स्क्रू थ्रेड के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रू थ्रेड, जैसे है कि पहला ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड, जिसको BSW थ्रेड कहते हैं। तो BSW थ्रेड में जो ये इस तरह का, देखिए ये बोल्ट के ऊपर थ्रेड है, तो इस पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं, और इसका जो टॉप पार्ट होता है इसको क्रेस्ट कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है ये रूट कहलाता है, और ये उसका टॉप का जो हील पार्ट है इसको क्रेस्ट कहते हैं। ये सरफेस थ्रेड का फ्लैंक कहलाता है, और इसमें है कि BSW थ्रेड में जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो 55 डिग्री का होता है। बस इसमें इंक्लूडेड एंगल को ही याद रखना है।
ठीक है। BSW थ्रेड में इंक्लूडेड एंगल यानी थ्रेड एंगल जो है 55 डिग्री का होता है। दूसरा है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में जो यहाँ पर एंगल होता है इंक्लूडेड वो 47.5 डिग्री का होता है। ठीक है। इसके बाद जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड है ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंटेड हिस्सा होता है, यहाँ पर पॉइंटेड टाइप का होता है और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है। एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड थ्रेड हो गया जिसको ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट तीनों मिल के जो है इसको डिफाइन किया था। इसमें बस कुछ नहीं किया, ये जो अमेरिकन नेशनल थ्रेड है इसमें जो यहाँ पर पॉइंटेड पार्ट है इसको थोड़ा सा ये राउंड बना दिया है ना, राउंड बना के, अब बाकी इंक्लूडेड एंगल फिर वही 60 डिग्री का ही है। ठीक है। तो वो कहलाएगा यूनिफाइड स्टैंडर्ड थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड, एक्मी थ्रेड और है ना, एक नक्कल थ्रेड हो गया। नक्कल थ्रेड ये इस टाइप का डिजाइन होता है ना। तो ये बस केवल इसका फिगर देख के दिमाग में रखना है कि इस तरह का जो थ्रेड बना हुआ रहता है उसको नक्कल थ्रेड कहते हैं, जो थोड़ा कर्व टाइप का होता है। इसके बाद है बटरेस थ्रेड बता दिए हैं। मीट्रिक थ्रेड ये एक तरह का इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड है। मीट्रिक थ्रेड जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड है, बाकी अभी तक जो भी हम पढ़े हैं वो सब विदेशी है ना। जो भी है ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड हो गया, ये सब क्या है, फॉरेन का है। हमारे इंडियन का स्टैंडर्ड का वो है मीट्रिक थ्रेड। तो मीट्रिक थ्रेड भी BSW थ्रेड की तरह ही होता है, लेकिन BSW थ्रेड में इंक्लूडेड एंगल 55 डिग्री का होता है, लेकिन मीट्रिक थ्रेड में जो है यही एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। तो ये है हमारा मीट्रिक थ्रेड का है ना, 60 डिग्री इसका क्या है, इंक्लूडेड एंगल है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या है, बोल्ट का थ्रेड है जिसमें अलग अलग इंक्लूडेड एंगल यूज होता है। तो हम लोग के यहाँ जनरली अमेरिकन स्टैंडर्ड यानी जो 60 डिग्री वाला है ये ज्यादा हमारे यहाँ यूज होता है। ठीक है।